हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको याद दिला दे 1.2 तक हमने आपको पूरा क्वेश्चन ए टू जेड आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 1.3 के बारे में। अगर आप 1.3 जो आप लोग का प्रश्नावली है उसमें प्रश्न अगर आप देखे होंगे तो आपको उसमें अपरिमेय संख्या को साबित करने के लिए वाले प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज हम उसी टाइप के प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में अभी डायरेक्ट जो है 2 अंक का एक सवाल निश्चित रूप से हर साल पूछता है। तो चलिए कौन सा सवाल है, कैसा सवाल है, कैसे बनाते हैं, सारे बातों को एक एक कर समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो ये प्रश्न है क्या है। एक बार प्रश्न को आप पहले देख लीजिए। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो यहाँ पर क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आपको प्रश्न मिल सकता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 रहे, √7 रहे। सारे प्रश्नों को हम एक ही ढंग से प्रूफ करेंगे और बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, बशर्ते कि आप एक एक चीज को खाली आपको ध्यान देना है। 2-4 लाइन लिखने वाला बात है इसमें, आप समझ लीजिए, आसानी से आप लिख पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस तरह के प्रश्न में ना आप उल्टा आपको मानना होगा। उल्टा कहने का मतलब अगर वो कह रहा है अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए तो आपको उल्टा मानना है, यानी अपरिमेय कह रहा है तो आप परिमेय मान लीजिए। यदि संभव है तो पहले आप क्या करिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही हम परिमेय संख्या मान लिए तो आप सोच सकते हैं कि परिमेय संख्या को हम आपको बताए थे कि उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसीलिए क्या किए, √2 बराबर P/Q लिख दिए, क्योंकि परिमेय है तो हम अभी तो माने हैं परिमेय, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जहां पर ये बात आपको समझ में आया कि जहां Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये तो आप शुरू से ही आपको बताया गया है कि परिमेय संख्या का मतलब है P/Q के रूप में लिखना, जहां नीचे वाला हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बताया गया उस चीज को भी देखिए कि P और Q जो है में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा, जैसे एक तो सब में मिल जाता है, लेकिन एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा हम माने हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, दिखाना यह होगा कि इसमें से कोई मतलब जो अंक है वो गुणनखंड हो जाए। अब कैसे होगा बात को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसको ना आप क्या करिए, इसको पहले इसको क्रॉस गुना कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस गुना करिएगा तो आपको ये मिलेगा P बराबर, देखिए इसके बट्टा में कुछ ना होता है, एक देके इसको गुना करिए तो P में 1 से तब P, इसको जब ऐसे गुना करेंगे तो √2 Q आ जाएगा। दोनों तरफ आप क्या करिएगा, इसको वर्ग कर दीजिएगा। वर्ग करने से क्या होगा कि ये जो रूट है वो रूट हट जाएगा, ठीक है। रूट को हटाने के लिए हम वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग मतलब दोनों पर पावर स्क्वायर लगा दिए। अब स्क्वायर लगाते तो बताइए तो P² रहेगा। √2 Q का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर सीधा 2 और Q का स्क्वायर था Q²। ये समीकरण आपका एक बन गया। क्या आपको ये समीकरण एक समझ में आया? ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। हाँ, क्या आपको ये समीकरण एक तो समझ में आ गया हुआ, ये समीकरण एक बन गया। उसके बाद क्या करना है, इससे आपको एक चीज समझ में आया कि P² बराबर 2Q² है। मतलब यह कि 2 जो है, याद रखिएगा 2 जो ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये P², ये जो किसका मान है P² का, था। आप यही 2-3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि जो 2 है वो P² को विभाजित करे। P² यहाँ पे P² है ना, तो 2 है तो P² बराबर 2Q² है, यानी 2 जो है वो P² को विभाजित करेगा। तो अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। याद रखिएगा कोई भी संख्या अगर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो स्क्वायर हटा भी दे तो भी उस संख्या को विभाजित करता ही करता है, ठीक। अब क्या करिएगा, अगर 2 P को विभाजित करता है इसका मतलब P बराबर आप मान लीजिएगा 2R। अब भाई 2R ही क्यों माने, क्योंकि आप बताइए 2 से विभाज्य है तो 2 गुने कुछ हो सकता है, 3 से विभाज्य कहेगा तो 3 गुने कुछ, 5 से विभाज्य तो 5 गुने कुछ, 7 से विभाज्य तो 7 गुने कुछ, ऐसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 से विभाज्य आया है तो फिक्स है, P बराबर आपको 2R लिखना है। जहां R क्या है तो कोई पूर्णांक हो सकता है, ठीक। कोई पूर्णांक आप समझते हैं 1 2 3 माइनस में प्लस में सब में ले सकते हैं, यहाँ पे पूर्णांक पॉजिटिव ही लेना है आपको, ठीक। अब देखिए, अब इस मान को ना P बराबर जो 2R आप माने हैं, इस मान को आपको समीकरण एक में बैठाना होगा। तो समीकरण आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, समीकरण आपके पास ये आपका समीकरण एक है ना। तो इस समीकरण में आपको मान रखना है। तो देखिए ये जो P आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लिया जाए। देखिए ये जो P बराबर आपको P यहाँ दिखाई दे रहा है, तो P का मान हम रखेंगे कितना 2R। तो इस P के जगह पर हम 2R यहाँ पे लिख दिए। स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा और ये 2 के 2 रहेगा, यहाँ पे लिखे 2 के 2 और ये Q² आपके पास 10 के 10 रहेगा, ठीक।
बराबर के बाद बोला। अभी देखिए 2r का स्क्वायर करिएगा तो 4r स्क्वायर बराबर ये जस्ट की तरह, इससे 2 से 2 काट सकते हैं 2 बार में, यानी कि आपके पास क्या मिला, इधर 2r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ये समीकरण आप इसको मान लीजिए। तो समीकरण 2 को एक बार बढ़िया से देखिए, ये जो आपके पास समीकरण 2 है आ जाएगा। अब इससे आपको ये आइडिया लगाओ कि फिर आ गया क्या, q स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। इससे क्या पता चल रहा है कि 2 जो है फिर इस बार q को भी विभाजित करता है, मतलब 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा, स्क्वायर है तो, और जब स्क्वायर को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये हुआ। हाँ देखिए, अब इसको हम क्या करें, इसका मतलब समझिए। शुरू में हमने क्या किया, पहले तो साबित कर दिया कि जो दू जो था वो पी को विभाजित किया। अब यहां पर हम क्या किए कि दू जो है वो क्यू को भी विभाजित कर दिया। इसका मतलब आप बताइए कि पी जो है मतलब दो जो है दोनों को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक लाइन, इस बात को समझिएगा बढ़िया से। यहाँ देखिए पी जो है मतलब दो जो है पी को विभाजित कर रहा है और दू जो है वो क्यू को विभाजित कर रहा है, मतलब दोनों को काट रहा है। कौन, दो। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन आ गया, कौन सा, 2। और आप शुरू में सोचिए, आप शुरू में ही क्या माने थे, देखिए यहां पर हम माने थे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे आप दिखाएं कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो कौन सा है, तो 2 है। तो शुरू ये जो हम माने थे उस क्या हो गया, हमारा मान्यता गलत हो गया। तो यही चीज आपको लिख देना है, 2 लाइन आंसर आ जाएगा। क्या लिखेगा कि यह हमारी मान्यता के विपरीत है, क्योंकि हम तो माने थे कि दोनों में से कुछ न कॉमन है एक के अलावा, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन आ गया। इसका मतलब हमारी मान्यता जो था वो गलत है, यानी विपरीत आ गया। तो कह सकते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम जब गलत माने तो हमारा बात गलत हो गया। इसलिए आप कहिएगा शुरू में आप माने थे परिमेय संख्या, इसका मतलब आपका माना हुआ गलत हो गया, मतलब √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब जब सोच सकते हैं कि कोई आदमी नहीं है तो क्या है, सोच सकते हैं उसका उल्टा होगा, यानी यहाँ पर परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो बस यही आपको साबित करना है। और इसमें देखिए आपको लिखने का एक आदत बना लेना है, शुरू में आप आराम से √2। अब इसी तरह के प्रश्न हम एक दो और बता देते हैं, जैसे यहाँ पर √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। उससे क्या होगा कि आपको यादें हो जाएगा इस सारा बात। चलिए आपको बता ही देते हैं एक और सवाल। देखिए यहाँ पे सवाल को देखिए बढ़िया से, एकदम सेम तरीका से आपको बनाना है और आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। चलिए देखिए सवाल को पहले एक बार पढ़िए भाई। सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एकदम सेम पैटर्न का है। तो आपको करना क्या है, पहले उल्टा मानना है भाई। तो उल्टा मानने का मतलब देखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो पहले तो आपको परिमेय संख्या मान लेना है। और जैसे ही परिमेय संख्या आप मानिएगा तो आप फिक्स है कि आप इस चीज को आप लिख सकते हैं √3 बराबर P/Q लिख दिए। और जहां पर ये जो लाइन लिखते हैं ना वो आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। जहां पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यही सेम चीज लिखना है हर क्वेश्चन में, जैसे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो। और इसी को आपको उल्टा दिखा देना है कि इसमें अभी माने कि नहीं कॉमन है, लेकिन बाद में आपको फिर दिखा देना है कि कॉमन है। अब कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं एक बार फिर से। देखिए तो सबसे पहले आप इसको तिरछा तिरछी गुना करिए, तो ये क्या मिलेगा, P बराबर इसके बट्टा में कुछ होना था 1। देखिए 1 में P से तब P बराबर ये हो गया √3Q, है ना। अब दोनों तरफ फिर से आप वर्ग कर दीजिए रूट हटाने के लिए, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये P² रहेगा, √3Q का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर सीधा 3 और Q² आएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप समीकरण 1 को अगर आप देखेंगे, समीकरण 1 को देखिए थोड़ा सा ध्यान से। समीकरण 1 को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि P² बराबर 3Q² है। इसका मतलब है कि आप अभी जस्ट बताते हैं वहां पर 2Q² आया था, यहाँ पर 3 आएगा, 5 रहेगा तो 5Q आएगा, 7 रहेगा तो 7Q। सेम एकदम लिखने का आपको आदत डालना है पहले। तो P² बराबर 3Q², इसका मतलब ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका 3 है, 3 जो है आप लिखेगा P² को विभाजित करेगा, क्योंकि P² बराबर था। तो अगर P² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब P को भी विभाजित करेगा। कोई भी अंक स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, उसका जो वर्ग था उसको, है ना। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, अब आपको मानना होगा कि P बराबर 3Q। अब भाई P बराबर 3Q क्यों माने, क्योंकि आप सोचिए P बराबर क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है। कोई अंक अगर 3 से विभाजित हो रहा है मतलब उसमें 3 जरूर होगा, इसलिए यहाँ पर 3R माना गया। अगर जस्ट तनका देर पहले वाला प्रश्न में हम क्या माने थे,
2 माने थे क्योंकि 2 से विभाजित था। √5 वाला साबित करिएगा तो नहीं 5 से विभाजित होगा, √7 वाला करिएगा तो 7 से। तो यानी कि आपको 7R लिखना है, 5R लिखना है, 3R 2R ऐसे करके। 3 से विभाजित है इसीलिए इसको हम मतलब 3R लिखे हैं, जहां पर R क्या है तो कोई पूर्णांक है। अब आपको करना कि ये जो P बराबर 3R है, इसी मान को आपको समीकरण ये जो एक दिखाई दे रहा है इसमें आपको रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, P है, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, P के जगह पर आपको 3R रख देना था। 3R का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे था, और ये 3 रहेगा, क्यू स्क्वायर ये जस के 10 रहेगा। ठीक है, समीकरण 1 को देख रहे हैं ना। अब इसको थोड़ा सा स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 9 और R स्क्वायर रहेगा, और ये 3 का स्क्वायर, ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 3 3 9, तो 3 बार में कटा, यानी 3R स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर आ गया है। अब आप बताइए कि यहाँ पे Q बराबर 3R स्क्वायर है, मतलब 3R स्क्वायर है, इसका मतलब 3 जो है Q को विभाजित करेगा। सेम पैटर्न से आपको लिखना, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 3 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। अगर स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो सीधा सीधा स्क्वायर हटा भी दे तो भी उसको विभाजित करेगा ही करेगा। ठीक, तो इससे क्या आपको पता चला, देखिए आपने तो शुरू में माना था कुछ यहाँ पर आ रहा है, कुछ शुरू में आप माने थे कि क्यू जो है पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इससे आपको क्या पता चला कि 3 जो है, गौर से देखिएगा यहाँ पे आप इस चीज को देखिए। ठीक है, कि P जो है 3 जो है P को भी विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर हमको निष्कर्ष एक और निकला कि P जो है 3 जो है Q को भी विभाजित कर रहा है, मतलब कि 3 ऐसा कोई अंक है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। किसको किसको? तो इस प्रकार P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो वह 3 है। तो जब दोनों में कॉमन एगो 3 आ गया तो हमारा जो मान्यता था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसीलिए लिखा गया यहाँ पर जो हमारी मान्यता के विपरीत है, और जब विपरीत है मतलब हमारा मानल गलत हो गया। तो हम तो शुरू में क्या माने थे, देखिए ध्यान से, हम माने थे शुरू में कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा मानल अगर गलत है तो हम क्या कर सकते हैं कि √3 जो है, यहाँ पर देख लीजिए भाई, √3 जो है एक परिमेय संख्या 9 है, क्योंकि हम तो माने उस गलत हो गया। तो जैसे ही परिमेय संख्या अगर 9 है तो आप क्या फाइनल डिसीजन आप ले सकते हैं कि अच्छा परिमेय 9 है तो इसका मतलब फिक्स है कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। एकदम सेम लैंग्वेज में आप लिखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है P/Q के रूप में लिख देना है, गुना करके आपको स्क्वायर करना है, और P स्क्वायर जो भी अंक है उससे विभाजित करके लिख देना। ठीक, 2-3 बार आप लिखने का प्रयास करिएगा, आपको आराम से समझ में आ। देखिए एक और प्रश्न बता देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाएगा कि अब इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए प्रश्न, देखिए अगला जो आप लोग का प्रश्न है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। एकदम सेम पैटर्न का सवाल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सिद्ध करेंगे, एकदम सेम पैटर्न का। ठीक, तो आप क्या करिए, पहले उल्टा आपको मानना पड़ेगा भाई। अब तो आपको याद हो गया होगा कि हम मानते कैसे हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से, हम क्या माने, पहले मान लिए कि माना कि √5 जो है वो क्या, एक परिमेय संख्या है, उस आपको उल्टा मान लेना है ना, परिमेय संख्या मान ली। और जैसे ही परिमेय मानेंगे तो आपको ये तो आप आइडिया लग गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर P/Q, एकदम सेम। और जहां पर इस जो भाई जो लिखल है एकदम सेम लिखिएगा, Q ≠ = 0, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा, एक तो सब में होता है, इसलिए आपको वहां पर सेंस समझना है। ठीक ना, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और आपको एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ला देना है। अब कैसे लाना है, चलिए पहले आप इसको तिरछा तिरछी तनी गुना करिए, तो इसमें गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, इसको पहले एक बट्टा में कुछ ना तो एक देखिए, एक में P से ऐसे तिरछा तिरछी, तो P बराबर पहले √5Q। आप इसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, √5Q बराबर P भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा, मतलब वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करिएगा तो इधर P स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर सीधा सीधा 5, रूट तो हट जाता है ना स्क्वायर करने के बाद, और Q स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। और इससे आपको ये पता चला कि फिर से एकदम सेम चीज आ गया, अब इस बार 5 है, तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे वही चीज लिखिए कि गौर से देखिए 5 जो है इस पर क्या होगा, P स्क्वायर को विभाजित करेगा, और जब P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसका मतलब फिक्स है कि P को भी विभाजित करेगा ही करेगा। कोई भी अंक स्क्वायर को विभाजित करता है तो सीधा स्क्वायर हटा भी दे तो भी उसको विभाजित करेगा। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं, समझ गए होंगे कि P बराबर इस बार क्या मानेंगे, P 5R मानेंगे। 5R क्यों, क्योंकि 5 से विभाजित है तो 5R, 3 से विभाजित है 3R, 2 से विभाजित है 2R। ठीक है, अब तो एकदम सेम पैटर्न का है, बस आपको आदत डाल लेना है 2 बार लिखने का। जब लिखिएगा तो आपको ये सब भाषा अपने से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसीलिए लिख दिए P बराबर
5r और जहां पर r क्या है तो कोई पूर्णांक है। अब इस जो 5r आप जो लाए हैं ये 5r, इस मान को आपको समीकरण 1 में बैठाना है। तो यहाँ देखिए यहाँ p था तो इस p के जगह पर क्या बैठाएंगे 5r, स्क्वायर है तो स्क्वायर और बराबर के बाद ये 5q स्क्वायर जस के तस, इसका स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25r स्क्वायर बराबर जस के तस, इसको काटिएगा 5 5 25 था, इससे आपका ये निकलेगा q स्क्वायर बराबर इधर 5r स्क्वायर, 5r स्क्वायर जैसे ही आ गया इसका मतलब सोचिए q स्क्वायर का मान 5r स्क्वायर है, मतलब 5 से तब विभाज्य है कौन q, तो यहां पर लिखिए 5 से, ऐसे इस चीज को ऐसे समझिए 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, और जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्योंकि स्क्वायर को कर रहा था स्क्वायर हटा देंगे उसको विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है कौन 5। तो जैसे ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो आप बताइए कि हम तो माने थे शुरू में कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर आप क्या दिखा दिए कि 5 एक ऐसा है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो हम माने थे वो मानल चीज हमारा गलत हो गया, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, मतलब कि हम जो माने थे √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत हो गया। इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो क्या है अपरिमेय है। तो अतः आपको लिख देना है एक लाइन की अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपका प्रूफ हो गया। तो बस आपको करना क्या है, सेम पैटर्न है, बस आपको 2-3 बार इसको लिखने का प्रयास जरूर करना है, क्योंकि आपको ये लिखने वाला बात ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको क्या बताया √2, √3, √5। तो आपको करना क्या है, एक प्रश्न हम आप लोगों के लिए दे देते हैं। ये प्रश्न आप लोग के सामने में ये है, देखिएगा गौर से कि देखिए सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको आप कैसे सिद्ध करिएगा, एकदम सेम पैटर्न से आप लिखने का प्रयास करिए, आप खुद से करके देखिए आपसे जरूर बनेगा। और अगर आपको समझ में आ जाए बन जाए तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ये वाला कि 5 - √3 हो गया, 3 + 2√5 ऐसा करके, या 3 √2 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है, इसको साबित कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपना कमेंट करके राय विचार जरूर दीजिएगा। थैंक यू।